वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। India has now surpassed Japan to become the fourth largest economy in the world. Niti Aayog CEO BVR Subramaniam said this while quoting IMF data. Listen in. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. ये है कि भारत ने जापान जैसे देश को भी अब पीछे छोड़ दिया है और ये भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली बात है। बहुत बड़ी खबर है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे कि IMF प्रोजेक्टेड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. 6 करोड़ देने के लिए तो कुछ तो दे दें यार। बात यह है कि आपका तनख्वाह दे के अब तो बढ़ गया है। मेरा तनख्वाह जो 25 था अब मेरा 3.5 लाख है और ये जरदारी साहब की मेहरबानी है। देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने कोशिश की जा रही है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सही हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल काफी टाइम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद स्टेटमेंट जो है वो भारत को लेकर चलती चली जा रही है। अगर हम भारत की ही बात करें तो और इकोनॉमी की बात करें तो जी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और यकीनन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं है, और लेकिन हमारे लोग जो हैं उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इसके दोस्तों आपने क्लिप के अंदर तो देख ही लिया होगा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके चौथी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था वो बन चुका है। मोदी जी ने एक पहले चुनाव के दौरान कहा था कि हम इसे बहुत ही जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था पर लेकर आएंगे, और अब ये चौथी तो बन ही चुका है जापान को पीछे छोड़कर। 4.3 ट्रिलियन डॉलर की, जिसमें कि अगर परसेंटेज ग्रोथ रेट की बात करें तो 115% ग्रोथ रेट इसने दिखाई है पिछले 2010 से अब तक। और साथ ही अब ये तीसरी कब तक बनता है ये आपको ज़रूर बताना है कि क्या मोदी जी के कार्यकाल में ये जो भारत है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी पाएगा या नहीं। आपको ये चीज़ कमेंट के अंदर मेंशन जरूर करनी है। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया भी ये दावा ठोक रहा है कि हम बहुत ही जल्द वर्ल्ड की पहली, आप देखेंगे वीडियो में क्लिप के अंदर भी तुमने देख लिया होगा, इनके दिमाग जो है ख़राब हो चुके हैं। अभी तक तो टॉप 10 की लिस्ट में भी ये लोग नहीं हैं, लेकिन ये वर्ल्ड की पहली इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इनकी बात के अकॉर्डिंग अपनी राय ज़रूर रखिएगा वीडियो के अंदर। कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, इन्हें जाहिल कहा जाए, इन्हें क्या कहा जाए, अपने शब्दों में क्या कहा जाए इन लोगों को। और भारत की जो चौथी अर्थव्यवस्था पर ये पहुँचा है उसका दर्द बहुत है इनको, आपको देखने को मिलेगा, आपको महसूस भी होगा कि कितना दर्द है पाकिस्तान के अंदर इस चीज को लेकर। इकोनॉमी की बात करें तो जी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और यकीनन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं है, और लेकिन हमारे लोग जो हैं उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इस किस्म की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी हमारी है। इस किस्म की वीडियोस जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो लोन वगैरह पकड़ते हैं उसी में फंसा हुआ है, जबकि भारत जो है वो लड़ने भड़ने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है और इकोनॉमी में काम किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना होगा एक बार फिर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बजट तैयार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी डेवलपमेंट बंद कर दीजिए, डेवलपमेंट का सारा बजट उठाकर डिफेंस में दे दीजिए, इसलिए कि हमें भारत से बहुत खतरा है। भारत में हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वो कहें कि जी सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दीजिए और सारा बजट उठाकर डिफेंस में लगा दीजिए, इसलिए कि उनकी इकोनॉमी पे उन्होंने जो काम किया है उसके बाद उन्हें तमाम स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। लड़ने भड़ने से बहरहाल फायदा किसी का नहीं होता, ना भारत का होगा और ना ही हमारा होगा, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो हैं जाहिर है
कि अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जी भारत कहे कि जी पाकिस्तान में अटैक किया जाएगा तो ये कहें कि आइए आइए तशरीफ लाइए, तो यकीनन इन्हें भी लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए उसी तरह के स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ जाती हैं। लेकिन बात सारी फिर वहीं पे आ जाती है कि ऐसा कब तक चलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, बार बार कहा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है वो आम आदमी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और मजीद जो है सख्ती बढ़ती चली जाएगी, आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि कोई सही इकोनॉमिस्ट इनको या तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो शायद ये उससे वही पूछने लगते हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, या इस किस्म की चीजें शुरू कर देते हैं। नहीं, हर चीज में रिलीजन का टच देने की जो आदत पड़ चुकी है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जिनको काम आता है आप उनको सिर्फ और सिर्फ उस बेस पे रखते हैं कि क्या वो एक आपके हिसाब से, यानी जो एक मयार, जो एक स्टैंडर्ड इन लोगों ने तय कर रखा है मुसलमान होने का, क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। बार बार अहमदियास के ऊपर अटैक चल रहे हैं पाकिस्तान में मुसलसल, और कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया की बातें करते हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम किसी भी हर कंट्री के साथ जहां पर भी कुछ गड़बड़ चल रही है इनके हिसाब से हम उनके साथ खड़े, लेकिन अहमदियास के साथ खड़े हैं ऐसा कभी मैंने ना हमारे प्राइम मिनिस्टर से सुना, ना प्रेसिडेंट साहब के मुंह से कोई आवाज निकली, ना ही फॉरेन मिनिस्टर, ना ही आर्मी चीफ, और ना ही कोई और जो मुल्क को चलाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, किसी के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी कि वो अहमदियास के साथ खड़े हैं या अहमदियास की को हिफाजत दी जाएगी और उनकी जान बचाई जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं आता, और यही चीज जो है आप समझ सकते हैं कि इससे माइंडसेट का पता लगता है कि आखिर पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट क्या है। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और बात हम करेंगे, थोड़ा फिल्मी स्टाइल हो जाता है ना तो उस पर भी बात कर लेते हैं। परेश रावल साहब की हेरा फेरी, कौन मेरे ख्याल है कौन होगा जो मूवीज देखता हो और उसने हेरा फेरी ना देखी हो। यकीनन एक बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन एक्टर्स के साथ बनाई गई, और हमेशा से बहुत ही, फर्स्ट पार्ट तो खैर बहुत ही शानदार था, और उसके बाद ये अब दोबारा से कहा ये जा रहा है कि हेरा फेरी फिर बनाई जा रही थी और बनाई जा रही है बल्कि, और उसमें जी हेरा फेरी 3 में से परेश रावल साहब जो है उन्होंने जो है वो कहा है कि वो काम नहीं करेंगे। जो साइनिंग अमाउंट उन्होंने ली थी 11 लाख बताए जा रहे हैं, उसमें उन्होंने 15% जो है इंटरेस्ट लगाकर और टीम को वापस कर दिया। अब बात सारी ये है कि अगर हेरा फेरी में परेश रावल साहब नहीं होंगे तो फिर हेरा फेरी का कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब ये कि हेरा फेरी बने और बाबू भाई ना हो, ऐसा तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, बल्कि किसी का भी ना होना जो है, चाहे वो अक्षय कुमार जी हो, चाहे वो सुनील शेट्टी हो, इन तीनों में से अगर एक का रोल भी हटा दिया गया या